नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। जब देश की आन बान शान तिरंगे को हम लहराते हुए देखते हैं तो हमें एहसास होता है भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का, और दिल कह उठता है झंडा ऊंचा रहे हमारा। दिल की आवाज सुनता है ये प्यारा तिरंगा और देता है जवाब, हम हैं तुम्हारी शान। इसीलिए हमारी खातिर जियो और हमारी खातिर शहीद होने के लिए तैयार रहो। और इसी दरमियान तिरंगा बोल पड़ता है, और जो वो कहता है चलिए सुनते हैं। मैं तिरंगा बोल रहा हूँ। आजादी की 74वीं वर्षगांठ को आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई आजादी के रंग में रंगा नजर आ रहा है। ये रंग मेरा ही तो है जो इन मुस्कानों में दिखता है। इस रंग के लिए ही तो आजादी के मतवालों ने अपने खून से मुझे सींचा है। मैंने देखा है आजादी के दीवानों का वो जुनून जो भारत माँ की आजादी के लिए कुछ भी कर गुजरने को आतुर थे। मैंने देखी है देशभक्तों की वो दीवानगी जो आखिरी सांस तक बस वंदे मातरम कहते रहे। अपने खून का एक एक कतरा जिन दीवानों ने बहा दिया और हंसते हंसते चूम लिया फांसी के फंदे को। उन दीवानों के मतवालेपन को सहेजा है मैंने, शहीदों की शहादत को समेटा है मैंने। और इसीलिए आज जब पूरे शान के साथ मैं लहरा रहा हूँ तो वो गर्व, वो सम्मान मेरे हर रंग में है। लेकिन आज जो ये मेरा रंग है ये हमेशा ऐसा नहीं था। मैं बहुत दौरों से गुजरा, कई रंग में रंगा, और जैसे ही देश को आजादी मिली तो बन गया राष्ट्र ध्वज तिरंगा। मेरे इस रंग की यात्रा 120 सालों की है जो बेहद दिलचस्प है। आज आजादी के जश्न के मौके पर मैं आपको अपनी इस यात्रा के हर पहलू को बताना चाहता हूँ जो आजादी की लड़ाई में बेहद दिलचस्प रहा है। मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं 1900 से। हालांकि आजादी पाने के लिए संघर्ष 1857 में शुरू हो चुका था, लेकिन इस लड़ाई में क्रांतिकारियों को जिस चीज की बहुत जरूरत महसूस हो रही थी वो थी एक झंडा। 1900 में बोध गया में ये खोज खत्म हुई, जहां पर स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता को इस झंडे को बनाने की जिम्मेदारी दी गई। सन 1900 में जब आजादी की लड़ाई परवान चढ़ रही थी तो सिस्टर निवेदिता, जो कि स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी और आयरलैंड की रहने वाली थी, उन्हीं की जिम्मेदारी दी गई कि वे एक झंडा तैयार करें। अपनी यात्रा के दौरान बोध गया में सिस्टर निवेदिता ने वज्र के चिन्ह को देखा, जिसके बाद उन्होंने इसे झंडे में इस्तेमाल करने की सोची। दरअसल वज्र भगवान इंद्र का शस्त्र है। इसके अलावा झंडे के चारों तरफ 101 दियों की कतार भी सिस्टर ने बनाई। सिस्टर निवेदिता ने जब पहला झंडा बनाया तो इसके बीच में भगवान इंद्र का शस्त्र वज्र और चारों तरफ 101 दियों की कतार बनाई। इसके अलावा झंडे के दोनों तरफ बंगला में वंदे मातरम भी लिखा था। सिस्टर ने इसे सिर्फ एक रंग में रंगा, वो रंग था लाल रंग, क्योंकि सिस्टर निवेदिता का कहना था कि लाल रंग आजादी का प्रतीक है। पूरे देश में स्वाधीनता के लिए आवाज तेज हो रही थी। इस बीच सन 1906 में बंगाल विभाजन के विरोध में ग्रीन पार्क से एक रैली निकाली गई। आजादी की लड़ाई तो वही थी, लेकिन जो झंडा इस रैली में लहरा रहा था उसका रंग बदल चुका था। 7 अगस्त 1906 को बंगाल के ग्रीन पार्क में जो 3 रंग का झंडा लहरा रहा था उसे सचिंद्र नाथ बोस ने बनाया था। इसी झंडे के साथ पहली बार 3 रंग के झंडे, या यूं कहें कि तिरंगे का स्वरूप सामने आया। हालांकि अभी भी तिरंगे की यात्रा अधूरी थी। सचिंद्र नाथ बोस ने जिस झंडे को बनाया था वो 3 रंग का था, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में पीला रंग और सबसे नीचे हरा रंग इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा सबसे ऊपर केसरिया पट्टी पर आधे खिले कमल की एक कतार भी बनाई गई थी।
तो बीच में पीली पट्टी पर हिंदी में वंदे मातरम लिखा गया था। वहीं सबसे नीचे हरी पट्टी में एक तरफ सूरज तो दूसरी तरफ चांद और एक तारा बनाया गया था। आजादी की लड़ाई देश में ही नहीं, अब दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी अलग अलग तरीकों से लड़ी जा रही थी। इस कड़ी में देश की महान क्रांतिकारी भीकाजी रुस्तम कामा ने पहली बार विदेशी धरती पर हिंदुस्तानी झंडा फहराकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के सुटगार्ट में एक सम्मेलन किया गया। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जिसमें भारत की ओर से भारत की महान क्रांतिकारी भीकाजी रुस्तम कामा ने हिस्सा लिया। भीकाजी कामा ने इस सम्मेलन में पहली बार विदेशी धरती पर भारतीय झंडा फहराकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का आगाज कर दिया। लेकिन इस बार भी झंडा अलग था। हालांकि मैडम कामा ने झंडे में ज्यादा बदलाव नहीं किए। इस बार ऊपर की पट्टी केसरिया रंग की जगह हरे रंग की थी, लेकिन उस पर 8 कमल अब भी मौजूद थे। वहीं बीच की पट्टी पीले रंग की बजाय केसरिया रंग की और सबसे नीचे हरी पट्टी की बजाय लाल रंग की पट्टी का इस्तेमाल किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये झंडा बहुत मशहूर हुआ। इसे बर्लिन कमिटी फ्लैग के नाम से जाना गया। इसे भारतीय कैदियों, ब्रिटिश सेना से निकाले गए भारतीयों और गद्दार पार्टी के सदस्यों ने खूब इस्तेमाल किया। 23 अप्रैल 1916 झंडे का रंग एक बार फिर से बदला। लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट ने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की। इस लीग के जरिए अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और आंदोलन को तेज करने के लिए एक झंडे को फहराया गया। लेकिन ये झंडा विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए झंडे से बिल्कुल अलग था। इस झंडे में लाल रंग की 5 और हरे रंग की 4 पट्टियों का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा इसमें 7 तारे दिखाए गए थे जिन्हें सप्त ऋषि का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा इसमें बाईं तरफ ब्रिटिश राज का झंडा और दाईं तरफ आधे चांद और तारे को दिखाया गया था। कहा जाता है कि 1917 में कोलकाता में कांग्रेस ने जो अधिवेशन किया था उसमें इसी झंडे को फहराया गया था। पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया था। ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने के लिए आग धधक रही थी, लेकिन ये तय नहीं हो पाया था कि बार बार बदलते झंडे के रंग में से किस झंडे को एक देश का झंडा माना जाए जो सभी को स्वीकार हो। पूरे देश में बार बार अलग अलग झंडे सामने आ रहे थे, लेकिन किसी पर सहमति नहीं बन रही थी कि एक देश का झंडा किसे बनाया जाए। इन सब के बीच पिंगली वेंकैया, जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, एक झंडे का डिजाइन तैयार करने में लगे थे। उन्होंने इसके लिए 5 साल तक 30 देशों के झंडों का गहन अध्ययन किया था। इसी बीच 1921 में विजयवाड़ा में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक बैठक हुई, जिसमें हिस्सा लेने के लिए महात्मा गांधी वहां पहुंचे। उन्होंने झंडे का डिजाइन तैयार करने के लिए पिंगली वेंकैया को वहां बुलाया और उन्हें एक झंडा तैयार करने को कहा जिसमें भारत की छवि नजर आती हो। पिंगली वेंकैया ने जो झंडा तैयार किया वो कुछ इस तरह का था, जिसमें ऊपर हरा रंग और नीचे लाल रंग का इस्तेमाल किया गया था और दोनों पट्टियों के ऊपर एक बड़े से चरखे को दिखाया गया था। लेकिन गांधी जी को ये झंडा पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने इस झंडे को दोबारा बनाने के लिए कहा। इस पर पिंगली वेंकैया ने सफेद रंग का इस्तेमाल किया, जिसमें सबसे ऊपर सफेद रंग, बीच में हरा रंग और नीचे लाल रंग था। इन तीनों पट्टियों के ऊपर एक चरखा बनाया गया था। इस झंडे को काफी लोगों ने पसंद किया, लेकिन आम सहमति इस झंडे को लेकर नहीं बन पाई। झंडे को लेकर हो रही दिक्कतों को देखते हुए 2 अप्रैल 1931 अखिल भारतीय कांग्रेस ने एक कमेटी का गठन किया, जिसमें 7 सदस्य थे, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डाबी पट्टा भाई सीतारमैया, मास्टर तारा सिंह, डॉक्टर NS हृदयकर और दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेकर को शामिल किया गया। इस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई कि वो एक ऐसे झंडे का डिजाइन तैयार करे जो सभी को स्वीकार हो।
कमेटी ने एक बार फिर पिंगली वेंकैया पर ही भरोसा दिखाया और उन्हें डिजाइन तैयार करने के लिए कहा। कराची में 1931 में कांग्रेस कमेटी की एक बैठक हुई। 7 सदस्यीय कमेटी ने सभी के सामने बैठक में पिंगली वेंकैया को अपने झंडे का डिजाइन दिखाने को कहा। पिंगली वेंकैया ने जो झंडा तैयार किया उसे सभी के सामने रखा। ये झंडा आज के तिरंगे जैसा था। इसे सभी ने स्वीकार कर लिया। पिंगली वेंकैया ने जिस झंडे को तैयार किया था उसमें 3 रंग थे, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और सबसे नीचे हरा रंग दिखाया गया था। इसके अलावा झंडे की बीच वाली सफेद पट्टी पर एक चरखा दिखाया गया था। पिंगली वेंकैया के मुताबिक केसरिया रंग विरासत और साहस का प्रतीक है, सफेद रंग शांति और सौहार्द का, तो हरा रंग समृद्धि और विकास का। वहीं चरखे को पिंगली वेंकैया ने आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया। इस झंडे को सभी ने स्वीकार किया और इस झंडे के नीचे शुरू हुई स्वाधीनता संग्राम की आखिरी लड़ाई, अंग्रेजी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए। सन 1947 वो साल जिसमें आखिरकार इस लंबी लड़ाई का अंत होने जा रहा था, जिसमें हमारे हजारों लाखों वीर शहीदों और क्रांतिकारियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। दरअसल अंग्रेजों ने भारत को आजादी देने का फैसला कर लिया था। इस आजादी के फैसले के साथ वैसे तो कई समस्याएं मुंह बाए सामने खड़ी थी, लेकिन इसमें एक समस्या झंडे की भी थी कि आखिर देश का झंडा कैसा हो। झंडे को लेकर सभी बहुत ओहापोह में थे। ज्यादातर लोगों का मानना था कि कांग्रेस पार्टी के झंडे को ही देश का झंडा मान लिया जाए, लेकिन कुछ का मानना था कि कांग्रेस पार्टी के झंडे से देश के झंडे को अलग होना चाहिए। 23 जून 1947 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक एड हॉक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचार्य, के.एम. मुंशी और बी.आर. अंबेडकर को शामिल किया गया। इस गठन को जिम्मेदारी दी गई आजाद भारत का झंडा बनाने की। इस कमेटी की बैठक 3 हफ्ते तक चली और आखिरकार कमेटी ने फैसला लिया कि कांग्रेस पार्टी के झंडे में थोड़ा बदलाव किया जाए और इसे ही आजाद भारत का झंडा मान लिया जाए। जो बदलाव एडहॉक कमेटी की तरफ से सुझाए गए थे, उसमें सबसे बड़ा बदलाव सफेद पट्टी पर बने चरखे की जगह अशोक चक्र के इस्तेमाल का था। कमेटी का मानना था कि अशोक चक्र भी चरखे का प्रतीक है जो आत्मनिर्भरता को दिखाता है। कमेटी ने जब ये फैसला लिया कि झंडे के बीच में चरखे की जगह अशोक चक्र को लिया जाए, तो इसकी जानकारी महात्मा गांधी को भी हुई, जिससे वो नाराज हो गए। उनका कहना था कि 1931 में जिस झंडे को उन्होंने स्वीकार किया था वो ही आजाद भारत का झंडा होना चाहिए। साथ ही झंडे के बीच से चरखे को हटाने के तो वो बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि चरखे के बिना भारत की सही तस्वीर पेश नहीं की जा सकती। हालांकि बाद में उन्हें बेड नेताओं ने किसी तरह से कहकर मना लिया कि चक्र भी चरखे का ही प्रतीक है। हालांकि बेमन से ही सही, लेकिन महात्मा गांधी जी ने इसे आखिर स्वीकार कर लिया। संविधान की एड हॉक कमेटी ने अपनी बैठक में ये फैसला लिया कि 14 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के झंडे के प्रस्ताव को पेश करेंगे, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। आजादी से मात्र 24 दिन पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज के लिए प्रस्ताव दिया और उसे सर्वसम्मति से पारित किया गया, और जो स्वरूप सामने आया वो कुछ ऐसा था। सबसे ऊपर केसरिया रंग, जो भगवा रंग से लिया गया, जो पूर्व काल से अखंड भारत का झंडा रहा, जिसके नीचे पूरे आर्यव्रत से अपना भूत भविष्य और वर्तमान बुना, बीच में सफेद पट्टी जो शांति और सौहार्द का प्रतीक है, सबसे नीचे हरा रंग जो भारत की समृद्धि और विकास की निशानी है, और बीच में नीले रंग का अशोक चक्र जिसमें 24 कमानियां हैं जो आत्मनिर्भरता और दिन के 24 घंटे की प्रतीक हैं। इसके बाद पहली बार 16 अगस्त
1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर पर इसी तिरंगे को फहराया, जो आज भी हमारी आन बान शान, हमारी प्रगति, हमारे शौर्य और विकास का प्रतीक, और जो मस्तक है हमारे देश का, हमारे स्वाभिमान का। जय हिंद। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार। I wish all the viewers of Janasatya channel a happy Independence Day. We have come a long way from 1947, from the days of deprivation. This government has created amazing infrastructure for the poor, for the downtrodden, healthcare, electricity, toilets, medicine, medical care. But we still have a long way to go, and this is where channels like Janasatya can reach out to people and give them hope. Get our young people to dream for the country, for themselves, so that we create a country of hope and aspirations. Any country which has a big dream will succeed. And I'm sure Janasatya will always spread the message of hope to people in these days of pandemic. All the best. जनसत्य चैनल के दर्शकों को जन्माष्टमी एवं स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण आप सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर के आएँ। मेरी दर्शकों से अनुरोध है कि स्वतंत्रता दिवस एवं जन्माष्टमी कोविड-19 के प्रोटोकॉल को देखते हुए हम मनाएं। लोकतंत्र 4 खंभों पर टिका है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया। इसके जिस खंभे में भी घुन लग जाएगा, लोकतंत्र का मंदिर भरभरा के गिर पड़ेगा। जैसा जनसत्य चैनल का नाम है, मैं उम्मीद करता हूं कि जन तक सत्य, निष्पक्ष, निर्भीक, पारदर्शी खबरें आप पहुंचाने का काम करेंगे। और ये भी देखने में आया है कि आपकी चैनल के माध्यम से कई बार शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों को न्याय भी मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी इस गौरवशाली परंपरा को निभाएंगे, और चैनल की सफलता के लिए मेरी ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद।